देखिए मैट्रिक परीक्षा में जो 100 नंबर की एग्जाम होती है, उसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है, कौन से प्रश्न मुझे याद करना है, कौन से प्रश्न छोड़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। 1 सप्ताह में आप लोग क्या कर रहे थे? साल भर में जो किए नहीं उसको 1 सप्ताह में करना है, तो कुछ न कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ताकि अगर जब तक हम लोग अच्छी रणनीति नहीं अपनाएंगे, तो परीक्षा को पास करना थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। पास कीजिए, पास तो हो सकता है, लेकिन अच्छे से अच्छे अंक कैसे लाएँ, इसको जानना ज़रूरी है। तो देखिए जैसे कि पहले हम लोग हिंदी के बारे में जानते हैं। तो हिंदी में फुल मार्क होता है 100 नंबर। 100 नंबर में से आप लोग जानते होंगे कि जो सबको मालूम है कि जो ऑब्जेक्टिव 50, तो 50 का ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 ही बनाना है। ये नहीं कि 100 का 100 रंग देना है। 50 क्वेश्चन जो आपको आता है उसमें टिक करना, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है। 100 में से 50 लेना है। ये तो 50 नंबर का हो गया। अब आता है सब्जेक्टिव के बाद। तो सब्जेक्टिव में देखिए कि सब्जेक्टिव में भी आधे के भागीदारी रहती है, मतलब कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव तो 50 नंबर सब्जेक्टिव। तो 50 नंबर सब्जेक्टिव के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जी किस टॉपिक को कितना हमको कवर करना है, किस टॉपिक को अब छोड़ना है। अभी हम लोग उस स्टेज में हैं कि जी अभी छोड़ने पर ज्यादा जोर देना है। सिर्फ हमको उसी चीज को जोड़ना है जो आगे के लिए महत्वपूर्ण है, अब बाद बाकी को छोड़ना है, क्योंकि अब तो समय है नहीं। अब देखिए जो 7 दिन में है, तो इससे तो गद्यांश पूछता है, 2 गो गद्यांश रहेगा 10-10 नंबर का, या हो सकता है 5-5 नंबर का 4 गद्यांश दे दे, जिससे 20 नंबर का गद्यांश रहेगा। तो गद्यांश है कि जो तो प्रैक्टिस के ऊपर है। आप लोग 2 4 10 20 गद्यांश का पढ़िए और आंसर देकर देखिए कहाँ तक आप सटीक जाते हैं। तो ये तो गद्यांश का हुआ। उसके बाद निबंध है 10 नंबर का। निबंध आपको याद करना पड़ेगा। गद्यांश तो याद करने वाली है नहीं, बस 2 4 को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अंदाजा मिल जाएगा कैसे इसका आंसर करना है। लेकिन निबंध आपको 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर पुराने में काफी महत्वपूर्ण इसका योगदान है। तो निबंध आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके हम लिखाएंगे अभी गेस्ट पेपर में कि कौन सा निबंध परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए 2 4 हम लिखा देंगे, उसमें से ठीक से एक नेक आएगा ही, इसलिए आपको उस निबंध को देख लेना है। उसके बाद आता है एक पत्र, आवेदन पत्र, या हो सकता है कि संवाद दे दे। संवाद मतलब 2 दोस्तों के बीच संवाद, चाहे आप राजगीर घूमने गए और आप अपने दोस्त को बताए कि क्या क्या देखे, उसके बीच में 200 से चाहे 100 से 200 शब्द में लिखना पड़ेगा। निबंध है तो 200 से 300 शब्द में लिखना पड़ेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का पूछता है। तो इसके लिए भी 10 क्वेश्चन दिया जाता है, 10 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का, तो 20 नंबर का हुआ। लेकिन आपको सिर्फ जवाब देना है 10 नंबर का। 10 में से मात्र आपको 5 क्वेश्चन हल करना है। इसके लिए मैं अभी बताऊंगा कि कौन से प्रश्न 10 याद कीजिए, जिसमें से 5 का 5 जरूर रहेगा और काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 को दिया रहता है, जिसमें से आपको 1 को बनाना है 5 नंबर का। तो देखिए यहाँ हुआ 20 नंबर, 20 10 30, 30 5 35, 35 10 45 5 50 नंबर का। इधर तो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का क्लियर ही है। 50 नंबर में हम क्या पढ़े और अभी क्या गेस क्वेश्चन याद करें जो हम अच्छे से अच्छे स्कोर करें, ताकि हमारा रिजल्ट 400 प्लस हो। इसलिए आप लोग इसको अभी देखिएगा। मैं बताता हूँ कि गद्यांश तो खैर कोई उतना अति है नहीं, कोई भी गद्यांश आएगा उस देख के आप लोग आंसर कर लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण है निबंध, पत्र, अति लघु और लघु दीर्घ प्रश्न। इसलिए आपको ये पूरा देखिए। मैं अभी बताता हूँ कि आप लोग को कौन सा निबंध आएगा इस परीक्षा में। देखिए अभी हम फिलहाल में लघु उत्तरीय प्रश्न जिक्र कर लेते हैं। 10 नंबर का है। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा और उसमें से 5 का 5 जरूर मिलेगा, इसलिए आपको इसको देख लेना है। और उसके बाद मैं तुरंत निबंध पर आऊंगा। देखिए अभी हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्नों का जिक्र किया है जो आपको आगामी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग निबंध पर आते हैं। आखिर निबंध कितने नंबर के होते हैं? तो निबंध अभी जस्ट मैंने बताई थी कि 10 नंबर का होता है। 5 जिसमें से आपको जवाब देना होता है। यहाँ पर मैंने 4 महत्वपूर्ण निबंध के बारे में लिखा है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसको आप लोग याद रखिएगा। निबंध हो इसे आप या तो अपने मन से लिख लीजिए, या तो आप गेस्ट पेपर या कहीं ऐसे जो ऑथेंटिक नोट्स हो उसे देखकर आपको याद करना है और लिखना अपने मन से। ये नहीं कि शब्द अक्षर बाय अक्षर वही किताबी दीजिएगा तो नंबर कम आएगा। और अपने मन से दिमाग लगा कुछ किसी चीज को पढ़िए और फिर अपने से लिखिए, उस पर ज्यादा नंबर आता है। देखिए पहला इसमें निबंध है। अब लिखना भी हमको 250 से 300 शब्द में। आपको किसी तरीका से बात बना बना के 250 से 300 शब्द में ले जाना, तभी नंबर मिलेगा। काहे कि वहाँ पेज भी गिनती होता है। आप देखिए जैसे मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, पहला जैसे अगर आपको दे देगा मेरा प्रिय खेल क्रिकेट,
वहाँ ये भी दिया रहेगा कि पहले इसके प्रस्तावना को लिखिए, फिर क्रिकेट का प्रारंभ, फिर खेल के सामान्य नियम, प्रिय होने के कारण और लास्ट में निष्कर्ष। अब देखिए जैसे कि जो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, आप लोग टॉपिक डालिएगा, 1 नंबर प्रस्तावना लिखिएगा, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी बात लिखिए जो सुटेबल हो क्रिकेट के लिए और काहे इसके मतलब प्रिय खेल में क्रिकेट के लिए। उसके बाद क्रिकेट का प्रारंभ था, आपको क्रिकेट का इतिहास जानना होगा, सबसे पहले इंग्लैंड में इसका स्टार्ट हुआ था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद खेल के सामान्य नियम, तो लगभग जितने भी लड़के रहते सब के सब खेलते हैं क्रिकेट बिहार में, और पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस खेल है तो क्रिकेट, तो लगभग सारे लड़कों को तो इसके बारे में मालूम ही होगा कैसे क्या नियम है, कितने खिलाड़ी रहते हैं। लेकिन लड़कियों को हो सकता है कि इसमें इंटरेस्ट ना हो तो उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला है प्रिय होने के कारण, आखिर क्या कारण है जो ये काफी प्रिय है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में निष्कर्ष, ओवरऑल चारों में से कुछ बिंदु उठाइए और यहाँ मेंशन कर दीजिए, निष्कर्ष हो जाएगा। ये तो हुआ पहला मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। अब अगला है प्रदूषण की समस्या, ये भी काफी बार पूछता है और पूछने का चांसेस इसलिए रहता है क्योंकि प्रदूषण आने वाले जिंदगी में काफी समस्या उत्पन्न करेगा और उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इस टॉपिक से बच्चों को जागरूक किया जाता है ताकि वो अपने समय में, अपने जीवन काल में कम से कम प्रदूषण करे। प्रदूषण की समस्या तो भूमिका, अब जैसे भूमिका में लिखेंगे कि प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, ये सब के बारे में। फिर विकट समस्या के रूप में, अब प्रदूषण जैसे जल प्रदूषित हुआ तो उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, चाहे स्थल प्रदूषित हुआ तो क्या दुष्प्रभाव होगा, चाहे वायु प्रदूषण तो क्या दुष्प्रभाव होगा, इस सारी की सारी बात इसमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर कारण, किस कारण से प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, इसको भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर निवारण, अब आप लोग को बताना होगा कि हम लोग कैसे प्रदूषण से बच सकते हैं, तो निवारण में लिखिएगा। फिर उपसंहार, फिर इस सारे टॉपिक में से एक तरह से ऊपर से नीचे के क्रम में कुछ बातें ऐसी ऐसी लिखिए जो चारों में हो और वो उपसंहार में डाल दीजिए, बस बात खत्म। उसके बाद आता है आदर्श विद्यार्थी। अब देखिए आप लोग विद्यार्थी तो है ही खुद, अब कैसे एक आदर्श विद्यार्थी होता है उसके बारे में, तो ये भी प्रस्तावना। फिर आदर्श विद्यार्थी के गुण, अच्छे अच्छे बात लिखना पड़ेगा आदर्श विद्यार्थी के। फिर प्राचीन कालीन एवं आधुनिक विद्यार्थी, अब आपको इसमें अंतर भी करना पड़ेगा कि पहले के विद्यार्थी कैसे थे और अब के विद्यार्थी कैसे हैं। तो अब डिजिटल हो गया है, अब पहले तो ऑफलाइन था, उसके वजह से कुछ अंतर आप लोग अपने मन से भी लिख सकते, नहीं तो किसी किताब का सहारा ले सकते हैं। फिर लास्ट में निष्कर्ष, इसमें भी वही निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, चारों में से कुछ टॉपिक लीजिए, यहाँ मेंशन कर दीजिए। और इसके बाद दिया गया होली। होली इसलिए क्योंकि अभी फागुन आने वाली है और होली नजदीक है, परीक्षा के बाद ही होली होगा। तो फेस्टिवल भारतीय परंपरा का एक परंपरा है, इसलिए फेस्टिवल से कई बार जैसे दीपावली और तो लास्ट में होता है, इसलिए उस सब नहीं पूछेगा, लेकिन होली ज्यादा चांस रहता है क्योंकि आने वाला है, तो इसका भी भूमिका। फिर अंतर कथा क्या है, मतलब होली क्यों मनाई जाती है, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन से, जैसे राम भगवान के समय में, जैसे प्रहलाद के समय में, फिर होली का क्या महत्व है, फिर इसमें से उपसंहार। ये तो वह 4 निबंध, इसमें से कोई एक आ सकता है, तो ये नहीं कि कोई एक, तो सिर्फ एक ही याद कर लिया आप लोग, जिनको 4 को हो सकता है, तो 5 को कोई और जो आपको पसंद है उसको भी आप लोग, जैसे परीक्षा की महत्व, परीक्षा की तैयारी, इस टाइप से याद कर लीजिए। याद करके जाइए तभी आपका वहां मिलेगा, क्योंकि हो नहीं सकता है कि जो इसमें से अगर बाय चांस एक भी न मिले तो आप लोग इधर उधर से भी याद कर लीजिएगा, उसे मिलने का ज्यादा चांस है, क्योंकि जे इसमें से परीक्षा की दृष्टि से छाटा हुआ निबंध दिया गया है। नहीं तो एक बार हुआ था कि जो एगो बच्चा था जो एक ही निबंध याद करके गया, वो क्रिकेट पर निबंध याद कर लिया, वहां आ गया रेलगाड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों की परीक्षा काफी नजदीक है, जो 17 फरवरी से होने जा रही है बिहार बोर्ड की 10वीं के एग्जाम, इसलिए बच्चे काफी अभी टेंशन में होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी पढ़ाई बहुत कम होगी और चाहते होंगे कि कैसे भी करके हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें, ताकि उनके पेरेंट्स भी उससे खुश रहे और समाज में भी उनका बुराई न हो। और इस परीक्षा का पास करना जरूरी भी है, क्योंकि समय जो चला गया है 1 साल, वो तो लौट के आएगा नहीं, इसलिए आप लोग अभी मैंने इस बोर्ड पे हिंदी का गेस क्वेश्चन दिया है, जो आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सारे प्रश्नों का आंसर अगर याद कर लेते, मात्र टाइम कहाँ बचा है, 9 तारीख है और बहुत ही कम 1 सप्ताह का दिन है। अगर इस सप्ताह में आप लोग अगर इस चैनल से सारे वीडियोस देख लेते हैं, और इसमें इस चैनल पे आपको उन सारे महत्वपूर्ण विषयों का VVI क्वेश्चन दिया जाएगा, जो
इस परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस बार हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और इस क्वेश्चन का पढ़ कर जाएगा तो जरूर आपका अच्छा से अच्छा स्कोर होगा। इसलिए आप लोग अब ज्यादा झंझट में न पड़े और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने अभी इस पे 10 क्वेश्चन ही लिखे हैं जो सिर्फ 2 नंबर का है, अभी 5 नंबर का और निबंध और भी कई टॉपिक्स जो आते हैं उन सारे बिंदुओं को मैं कवर करूंगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आप लोग इसको मत मिस कीजिएगा। देखिए जो आने वाले एग्जाम है इसके लिए मैंने हिंदी का 2 नंबर, जो आप लोग जानते हैं कि 10 प्रश्न पूछते हैं जिसमें से 5 को बनाना पड़ता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें 100 प्रश्न दिया जाता है और उसमें से 50 को बनाना पड़ता है। इसमें भी 5 प्रश्न बनाने पड़ते हैं लेकिन उसके जगह पर 10 दिया जाता है। तो आप लोग अगर 10 प्रश्न याद रखते हैं तो हो सकता है कि अगर उसमें से कोई 5 आ जाए तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। अगर आप लोग सिर्फ 5 याद करते हैं तो दिक्कत होगा, क्योंकि जो आप याद करके जाएंगे वो ही नहीं आ सकता है। इसलिए आप लोग थोड़ा बढ़ाकर जैसे कि 5 क्वेश्चन तो 10 या 20 क्वेश्चन याद कीजिए ताकि वहाँ कोई न कोई प्रश्न जरूर मिले। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ हिंदी से है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये प्रथम फर्स्ट चैप्टर से है। कहीं भी एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर और बीच वाले चैप्टर से जरूर ही प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए। इसका आंसर अगर आप लोग कहिएगा तो हम इसका आंसर उपलब्ध करा देंगे, और नहीं अगर आप लोग अपने से कर लेते तो और भी अच्छा बात है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा है, कभी गुरु नानक की दृष्टि में वाणी कब विष के समान हो जाती है। ये कविता वाले सेक्शन से लिया गया है, ये है गद्य से, ये पद से। रंगप्पा कौन था और वह मंगप्पा से क्या चाहता था, ये आप लोग सेकंड बुक होगा हिंदी का, जो फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मंगम्मा, उससे लिया गया है। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग फर्स्ट बुक और सेकंड बुक सारे के सारे बुक से जो भी राइटर चैप्टर है उसका जो भी चैप्टर है उसका राइटर का नाम याद रखिएगा, काहे कि जो वहाँ पूछ सकता है दही वाले मंगप्पा के लेखक कौन है। अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो 1 नंबर आपको चला जाएगा, उससे 2, 4, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है। इसलिए दोनों बुक का आप लोग लेखक का नाम याद रख लीजिएगा, पद और गद्य दोनों सेक्शन का। अब देखिए अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। ये भी आप लोग अध्याय 13 में पढ़े होंगे हिंदी में बिरजू महाराज के बारे में। फिर है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार लोग अभी भी क्या करना नहीं भूले हैं। उसके बाद, बड़े डॉक्टर के आदेश के बाद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हुए। देखिए ये भी सेकंड बुक से है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बाद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हुए। फिर अगला है, रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखिए आप लोग परंपरा का मूल्यांकन पढ़े होंगे, उनसे ये प्रश्न उठाया गया है। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट से लिया गया प्रश्न है, न कि इधर उधर से, इसलिए इसको आपको हर हाल में याद करना है। फिर अगला है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का समापन करते हुए कवि किन आदेशों का जिक्र करता है। हम थोड़ी देर में साइड हो जाएगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं बोल रहा हूँ, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का समापन करते हुए कवि किन आदेशों का जिक्र करता है। अगला प्रश्न है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कर लौट आने के बाद मां की सिसकियों को सुनकर वेदना में डूबे पुत्र ने क्या प्रतिज्ञा की। ये भी सेकंड बुक का है। संधि और समास का अंतर स्पष्ट करें, ये तो व्याकरण खंड से उठाया गया। व्याकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग को लगभग 55 या 60 नंबर के करीब व्याकरण से पूछा जाता है, 40 और 45 के करीब किताब से पूछा, लिटरेचर से पूछा जाता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है संधि और समास का अंतर क्या है। और संधि और समास का आप लोग को संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, ये सबको कारक, ये सबको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये सब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे। और अगर आप लोग को ये क्लियर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, जिससे काफी कम नंबर आएंगे। और अभी के समय